क्या दोस्तों कोई प्रेतनी या भूतनी या फिर यूं कहे कि प्रेतात्मा किसी की संगनी बन सकती है, किसी के साथ प्रेम कर सकती है? आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है भाई? भूत प्रेत भला किससे कैसे प्रेम करेगी? उसका शरीर तो होता नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ था। आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बृजमोहन जी की भेजी हुई है। पूरा नाम तो बृजमोहन, लेकिन उनको प्यार से लोग, और जो फेमस नाम था उनका नाम था बिरजू। ये आज की कहानी नहीं है, साल 1990 की है। लगभग इस कहानी को बीते 35 साल हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ था कि वो इंसान को छोड़ करके बिरजू किसी प्रेतात्मा से प्रेम करने लगे थे? क्या उनको जानकारी नहीं थी कि जिस लड़की से प्रेम कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कुछ और शक्ति है? तो चलिए जानकारी लेने की कोशिश करते हैं बिरजू जी की कहानी में जा करके। दोस्तों, ये कहानी बिरजू जी की है। ऑटो रिक्शा चलाते थे और उनका परिवार ज़्यादा दूरी पर नहीं, आगरा के पास में रहता था, उत्तर प्रदेश में। महीना डेढ़ महीना में अपने घर भी जाया करते थे, अपने गांव भी जाया करते थे। गांव में उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, लेकिन नगद आमदनी के लिए वो शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। ऐसा नहीं था कि इतने गरीब थे कि अगर वो ऑटो रिक्शा ना चलाएं तो उनका परिवार भूखे मर जाएगा, ऐसा भी नहीं था। बस थोड़ा सा एक शौक था और दूसरी नगद आमदनी हो जाती थी ना। और गांव में अब फसल होता था तो सीजन में जब फसल बिकता था तब पैसे आते थे। लेकिन यहाँ तो रोज़ की कमाई थी ना। अब थोड़ा लालच भी था और एक शौक भी था बिरजू जी के पास में। और उन टाइम में बिरजू जी बिल्कुल नौजवान थे, शादी ब्याह अभी हुआ नहीं था। अभी उनसे एक और बड़े भाई थे, उनका नंबर के बाद में अब इनका नंबर लगने वाला था। अब बिरजू जी ऐसा नहीं कि रात दिन ऑटो रिक्शा चलाते थे, मूड की बात थी। कभी कभी सारी रात अगर उनको सवारी मिलती रही तो अपने काम में लगे रहते थे, और कभी कभी अपना दिन में भी चलाते थे, रात में आराम करते थे। मतलब कोई फिक्स नहीं था, अपना ऑटो रिक्शा था, जब मर्जी रोड पर लेके चल जाना। और जाने का मतलब सवारी तो मिलनी ही मिलनी। बिरजू जी एक रात ऐसी एक सवारी छोड़ करके और अपने कॉलोनी जहाँ पर रहते थे भाड़े के घर में, और वो मकान मालिक जो थे अब एक तंत्र का ज्ञानी थे। उनके पास लोग झाड़ फूक कराने के लिए आते थे। अभी ये जो बात थी ना, ये बिरजू जी भी जानते थे। लेकिन ये भूत प्रेत पर कभी यकीन करते ही नहीं थे। कभी कभी अपने मकान मालिक से जो अधेड़ व्यक्ति थे उनसे सवाल पूछ लेते थे कि चाचा, जहाँ तक मुझे पता है कि भूत प्रेत तो होती नहीं है, तो क्या ये आप सचमुच में भूत प्रेत को भगाते रहते हो? चाचा हंस के जवाब देते थे, गुस्सा नहीं होते थे बिरजू जी पर। हंस के कहते थे कि हाँ बेटा, मैं भूत प्रेत को भगाने का काम करता हूँ। हमारे पास में लोग जिनको भूत प्रेत से परेशानी है वो आते हैं, हाँ मैं उनका एक तरह से अब झाड़ फूक करके उनका भूत प्रेत को निवारण करता हूँ। लेकिन बिरजू जी हंस के मजाक करते थे कि क्यों चाचा, कहाँ बेवकूफ़ बना रहे हो? हमने तो सुना था कि ये भूत प्रेत जंगल वगैरह में रहते हैं, गांव के किसी ऐसी इलाके में रहते हैं। अब ये शहर है, शहर में कहाँ से भूत प्रेत मंडराते फिरेंगे? यहाँ तो रोशनी है। मैं तो सुना कि जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ कोई इंसान नहीं होता, वहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। चाचा उनके सवाल को जवाब हंस हंस के देते थे। कहते थे कि बेटा, भूत प्रेत जो शक्ति होती है ना, वो कहीं पर भी रह सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब वो तो शक्ति है, अब उसको शहर या गांव से क्या मतलब है? बहुत तरह के बातें समझाते थे, लेकिन बिरजू के जो पल्ले था ना, वो पड़ता नहीं था। उनको लगता है कि नहीं, चाचा तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं, चलो हमें क्या करना है। अब बिरजू जी अपना कॉलोनी की तरफ रिक्शा लेके लौट रहे थे, ऑटो रिक्शा। रात का करीब 12 से 12:30 का वक्त हुआ था। अभी उनकी जो कॉलोनी थी ना, कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब बीच में सुनसान एरिया था, वहाँ पर ना तो कोई बस्ती थी ना कोई गांव था, खुला एरिया था, सुनसान था। अब नाले वगैरह थे, साइड में बह रहे थे। छोटी पुलिया थी, पुलिया से गुजर करके जैसे ही आगे आते हैं थोड़ा रोड घूमता था। अब सामने से कौन आ रहा है अब वहाँ दिखाई नहीं देता था।
तो इसलिए वो थोड़ा स्पीड कम करके, क्योंकि वो रोड भी सकरा था, मतलब पतला रोड था, बड़े आराम से टर्न लेते हैं। और जैसे ही टर्न लेते हैं ना, सामने एक लड़की जा रही होती है पैदल, उसके हाथ में एक थैला होता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। उनको लगा कि नहीं नहीं, अब ये सवारी नहीं हो सकी, तो पैदल जा रही है। और वो भी अपना थके हुए थे, मेहनत करके अपने कॉलोनी में पहुंचना चाहते थे। लेकिन वो लड़की मुड़ करके और बिरजू जी की अब हाथ देने लगती कि भाई गाड़ी रोको, ऑटो रिक्शा रोको, ऑटो रिक्शा रोको। बिरजू जी थके हुए थे, लेकिन जब देखते हैं कि हाँ, अरे ये तो जवान लड़की है, मैं तो समझा था कि कोई अधेड़ वगैरह होगी, पीछे से मैं समझ नहीं पाया, अतः वो रोक देते हैं और कहते हैं कि हाँ मैडम जी, बताइए कहाँ जाना है। अगर आपको किसी और रास्ते पर जाना है, कहीं दूर जाना है, तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं थका हुआ दिन भर का, मैं अपने कॉलोनी में जा रहा हूँ, अपनी कॉलोनी का नाम बताते हैं, अगर आपको वहाँ तक चलना है तो आप मेरी ऑटो रिक्शा में बैठ सकती हैं, और कहीं और जाना है तो मैं आपको चौराहे पर छोड़ दूँगा, वहाँ से कोई ना कोई आपको साधन मिल जाएगा। वो जो लड़की है ना, बिरजू जी को नीचे से ऊपर तक देखती है, घूर घूर के कई बार। बिरजू जी को लगता है, जब वो देखती है ना, तो उनके बदन में सिहरन से होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा था, बिरजू जी पहचान नहीं पा रहे। बिरजू जी एहसास करते थे कि वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनको घूरती है, तो शरीर में एक सिहरन से होने लगता है। लेकिन अभी तक इतनी क्लोज किसी लड़की के हुए नहीं थे। उनको लगा कि ठंडी हवा चल रही है, ऐसी वजह से मुझे सिहरन आ रही है। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि हाँ, मुझे भी उसी कॉलोनी में जाना है, अच्छा हुआ कि आप वहीं तक जा रही हो। अब इसके बाद बिरजू जी एक सवारी समझ करके उस लड़की से उनको कोई लेना देना नहीं था, और ना ऐसा था कि कुछ दिलफेक किस्म के इंसान थे कि कोई भी लड़की को देखा और उस पर अपना दिल फेंक दिए, ऐसा भी नहीं थे। बड़ा शांत स्वभाव के थे, सरल थे, और लड़कियों का इज्जत किया करते थे। कहते हैं कि ठीक मैडम जी, आप बैठ जाइए, चलिए अब लेट हो रहा है, जल्दी से हम अपने कॉलोनी में चलते हैं, आप अपने घर और हम अपने घर। उस लड़की को पिछली सीट पर बिठा करके और ड्राइव करने लगते हैं, और इसके बाद उस लड़की की तरफ मुड़ के देखते भी नहीं हैं। ऐसा ही वो किया करते थे। बिरजू जी शांत भाव से अपना ऑटो ड्राइव करते हुए कॉलोनी की तरफ बढ़ रहे थे। अब ऐसा नहीं थे कि मुड़ मुड़ करके उस लड़की की तरफ देखे, या फिर बैक मिरर में अब झांकते हुए चले कि लड़की क्या कर रही है, ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं था। और तब उस लड़की से बातचीत अब वो करना नहीं चाहते थे, या करते भी नहीं थे, ऐसे ही थे वो। और तब पीछे से लड़की उनके बारे में पूछने लगती है, आप हमारी कॉलोनी में रहते हो, आप कौन सा मकान है, कहाँ तक पढ़े हो, परिवार में कौन कौन है, अभी शादी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ है। बिरजू जी कुछ झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं कि मैं इस गली में रहता हूँ, इस मकान में रहता हूँ, मैं इतना तक पढ़ा लिखा हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरे अपने बड़े भाई की शादी के बाद में मेरा नंबर आएगा, सब कुछ बता देते हैं। और लड़की उनसे बातचीत करते हुए, लेकिन एक शब्द भी अब जो बिरजू जी थे ना, उस लड़की के बारे में पूछते नहीं कि हमें क्या करना भाई, लड़की उतर जाएगी अपने घर पर और हम अपने घर पर। अब एक सवारी की तरह अब वो ले रहे थे, सवारी ही समझ रहे थे। अब उस लड़की से शादी ब्याह थोड़ी करने जा रहे थे, उसके बारे में अब जानकारी लें। आज सरल स्वभाव के थे, अब उनको ये सब कल छपट कुछ आता भी नहीं था, झूठ बोलते नहीं थे बिल्कुल भी। लड़की जो है ना, बातचीत करते करते तब तक कॉलोनी आ जाता है। अपने गली के सामने वो रुक जाते हैं और कहते हैं, मैडम जी अब आपका घर कहाँ तक है, रात ज़्यादा हो गया है, और कहिए तो मैं आपको घर तक छोड़ के आ जाता हूँ। और तब लड़की कहती है कि नहीं नहीं, बस ये जो आपका गली है ना, इसका 2 गली के बाद हमारा ही घर है, हम तो पहुँच गए हैं, आप जाइए, आप थके हुए हैं। और वो कुछ नगद पैसा निकाल के देती हैं। और तब बिरजू मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो घर ही लौट रहा था ना, आप बैठ के तो कोई मेरे ऑटो पर दूसरा आपको दबाव तो नहीं बढ़ गया ना, कोई बात नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा। लड़की बड़ा खुश हो जाती है। फिर कहती है कि ठीक है, आप पैसा मत लीजिए, लेकिन एक काम करिएगा। बिरजू जी कहने लगे कि हाँ बताइए, अगर मेरे लायक होगा तो मैं अवश्य करूँगा। तब कहती है कि देखिए, कल मुझे एक पार्टी में जाना है, जगह का नाम बताती है,
कहती है कि बस आने जाने के लिए अब कितना पैसा लेंगे आप। बिरजू जी अपने उंगलियों पर हिसाब लगाते हैं और फिर एक मुश्त पैसा बता देते हैं। लड़की मान जाती है। कहती है कि कल मैं 10 बजे रात को अब इसी गली के नुक्कड़ पर आपको मिलूंगी। आप कहीं भी हो लेकिन आप भूलिएगा नहीं, आप ज़रूर उस टाइम पर आ जाइएगा, मैं आपके भरोसे ही रहूँगी। अब बिरजू जी को बैठे बिठाए एक सवारी मिल गई थी। कहने लगे ठीक है मैडम जी, कल की बात है ना। तब लड़की कहने लगी हाँ, कल रात को 10 बजे के आसपास में आप ज़रूर उस जगह पर मिल जाइएगा। हाँ, मैं आपको उसी के आसपास में कहीं ना कहीं मिल जाऊंगी। बात भी तय हो गया और जाते जाते एडवांस पैसा भी बिरजू जी को पकड़ा दी। बिरजू जी ले नहीं रहे थे। कहने लगे मैडम कोई बात नहीं, आप पैसा रखिए, जब आपका काम हो जाए, जब आप घर पहुंच जाओ तब मुझे पैसा दे देना। लेकिन लड़की नहीं मान रही थी, कह रही थी कि नहीं, एडवांस तो आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं कैसे मानूंगी कि हमने अब आपको गाड़ी को बुकिंग किया है। बात भी सही थी। अब इस करके जो बिरजू जी थे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उस लड़की पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, एक सवारी की तरह ही अब उसको देखते हैं। अपने घर पर आते हैं। सुबह थोड़ा जब देर से आते हैं तो थोड़ा देरी उठते हैं। जब वो उठते हैं मंजन करते हुए बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर अब जो उनका मकान मालिक था, बगल में उसका भी घर था, वहाँ पर 2-4 जो भूत वाले मरीज थे, अब वो झाड़ फूँक कर रहे थे बाहर ही गली पर, अपने घर के सामने में झाड़ा फाड़ा लगा रहे थे। अब वहाँ पर बाहर नल लगा हुआ था तो बिरजू जी मंजन करते हुए और वहाँ पर अपना कुल्ला उल्ला करते हैं और तब तक जो झाड़ फूँक वाले लोग थे वो चले गए थे। जब वो अपना वहाँ से गुजरने लगते हैं, मकान मालिक के घर से बगल में उनका घर था, तो मकान मालिक जो था ना, अधेड़ व्यक्ति, अब बिरजू जी को रोक लेता है। अरे सुनो बेटा, सुनो इधर। अब बिरजू जी समझ गए कि अब मकान मालिक थोड़ा सा समय जरूर खाएगा, लेकिन चलो चल के मिलते हैं, क्या बात करते हैं। ऐसा तो अक्सर होता रहता था। मकान मालिक उनको पास में बिठाता है और कहता है बेटा एक बात पूछूं। बिरजू जी कहते हैं कि हाँ चाचा, आप 2 बात पूछो, हर दिन तो आप ऐसा ही सवाल करते हो, तो 2 पूछ लो, 3 पूछ लो, मैं हर बात का आपका अगर मुझे आता है तो जवाब जरूर दूंगा। तब मकान मालिक कहता है कि बेटा रात में ऐसी कोई सवारी को तूने छोड़ा था जो अकेली हो और खास करके औरत हो। बिरजू महाराज सोचने लगे, कहने लगे कि हाँ, ऐसा तो कई सवारी ऐसी थी जो अकेले थी। तब चाचा कहते कि नहीं, दिन के बात नहीं, रात की बात कह रहा हूँ। रात में ऐसी कोई सवारी जो अकेले तुमने बैठाया हो, आज जहाँ वो बैठी हो वहाँ पर सुनसान एरिया हो, तुमने ऐसा कोई सवारी बिठाया अपने ऑटो रिक्शा में। तब बिरजू सोचते हुए कहने लगे हाँ, अपनी ही गली की 2 गली छोड़ करके एक लड़की है, उसको मैं लेके आया था। आप जो चचा थे ना, तांत्रिक चाचा, कहने लगे कि बेटा तेरे बदन से मैं वो खुशबू आ रही है जो एक प्रेतात्मा के शरीर में होती है, और वो खुशबू मैं पहचान चुका हूँ। बेटा तो मुझे शक है कि कहीं तो कोई प्रेतात्मा का शिकार तो नहीं बन रहा है। बेटा ऐसे लड़कियों से थोड़ा दूर रहा कर। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि मेरे से तू अब कोई ताबीज़ बनवा ले। लेकिन बिरजू जी अब इन शक्तियों को पहचानते नहीं थे, ना उन पर विश्वास करते थे। अब चाचा को बात को हंसी में उड़ा देते हैं। कहते हैं चाचा अपनी तवीज़ अपने पास में रखो, जैसे अपने मरीजों को बहलाते फुसलाते हो, पैसा हटते हो, क्या मुझसे ही पैसा लेने का अब मन हो रहा है क्या? यार तुम ऐसे ही कहो तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई वगैरह लेके आ जाऊँगा, हंसते हुए जवाब देते थे। ऐसा नोक-झोंक उनके पास में, उनके साथ में चलता रहता था। लेकिन जो चाचा थे ना, तांत्रिक चाचा, वो कह रहे थे बेटा मैं अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वो खुशबू आई और तब तुम्हें मैं सचेत कर रहा हूँ, ऐसे लड़कियों से तुम दूर रहना। लेकिन बिरजू जी को अब ऐसा मतलब ही नहीं था, भूत प्रेत को अस्तित्व को मानते नहीं थे, तो उनकी बात अनसुनी करके अपने काम में लग जाते हैं। अब फिर दिन के टाइम में अपना अब लेकर के ऑटो रिक्शा चल देते हैं, अपने सवारी ढोते हैं। लेकिन रात में अब उनको पता था कि 10 बजे वही दूसरी गली वाली लड़की आएगी और उसको एक पार्टी में लेके जाना है और फिर वापसी लेके आना है। उनको अच्छी तरह से याद था। अब 9:30 बजे के आसपास अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं, अपने घर के पास में। ऑटो रिक्शा बाहर ही रोक देते हैं कि लड़की आए
तो कम से कम उसको लगे कि ऑटो रिक्शा यहाँ पर है। फिर अपने घर आते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं। इसके बाद जिनको मकान मालिक थे चाचा, वो सो चुके थे। गली में पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। फिर जब जैसे ही 10 बजता है फिर अपने घर से निकल करके ऑटो रिक्शा में पास आ जाते हैं। जब आते हैं तो पिछली सीट पर वही लड़की बैठी हुई है। मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप टाइम के बड़े पाबंद हो। मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया। फिर ऑटो रिक्शा चल पड़ता है। वही कुछ आपस में बातचीत अब होता है। लड़की कुछ अब उनके निजी बारे में जानकारी लेती है, लेकिन जो बिरजू जी थे ना, उस लड़की से कोई अब उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं करते। उनको क्या मतलब। वो कहते हैं कि मैं आज तक ऐसा कुछ पूछा ही नहीं उससे कि तुम कौन हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, हमें क्या करना था। मैं उसको ठिकाने पर पहुंचाता हूँ। वो दूर दराज का एक एरिया था। एक बड़ा सा घर मुझे दिखाई दे रहा था। वो मुझे घर के पास में नहीं ले जाती है, रोड पर ही ऑटो रिक्शा रोक देती है। कहती है कि आप यहाँ पर रुको और घंटा 1.5 घंटा लगेगा और मैं उस पार्टी से निपट करके आ जाऊँगी, फिर मुझे उसी जगह पर छोड़ देना। बिरजू जी वहाँ पर इंतज़ार करने लगते हैं और वहाँ जिस घर में लड़की गई है वहाँ पर रोशनी भी दिखाई दे रही है और कुछ धूम धड़ाका या ढोल नगाड़े की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तब लग गया कि भाई कुछ होगा, कुछ जन्मदिन का पार्टी, कुछ और कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, मुझे क्या करना है, वो तो मेरे लिए सवारी है। जब उधर से लौटती है ना, तो जो ड्रेस पहन के गई थी ना, वो ड्रेस चेंज हो गया था और उसके बदन से भीगी भीगी खुशबू आ रही थी। देखने में एक राजकुमारी की तरह अब लग रही थी। जब आती है ना उनके ऑटो के पास में, तो वो पहचान भी नहीं पाती है कि ये वही लड़की है मेरे घर के बगल वाली, जो एक सिंपल ड्रेस में गई थी। आज जब ये लौटी है तो महारानी की तरह लग रही है। देख करके पहचान नहीं पाए। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि तुमने पहचाना नहीं? अरे मैं ही हूँ, तुम्हारी पड़ोसी। अब चलो, अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया। बिरजू जी अब पहली बार उस लड़की को अब घूर घूर कर देखती। देखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जो भी पहनावा था, बदन से खुशबू फूट रही थी। खुशबू ऐसा था कि मदहोश करने का अब हालत हो चुकी थी बिरजू जी का। उस खुशबू से इतना अब उन पर मदहोशी चढ़ने लगी थी, अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे। ऐसा कभी उनके साथ में नहीं हुआ था। लड़कियों के बारे में सोचते भी नहीं थे, अपने काम से काम मतलब रखते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे, भैया के बारे में सोचते थे कि भैया की शादी हो जाएगी, हम बहुत सारा अब एक तरह से प्रोग्राम करेंगे, अब मज़े में शादी होगी, इसके बाद हमारा नंबर। बस इनकी जो दुनिया थी ना, इतनी लोगों में घूमती रहती थी। बाहर में क्या हो रहा है दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, अपने आप में मस्त रहने वाले थे। लेकिन उस रात बिरजू जी बताते हैं कि मैं तो बस उस लड़की को देखते ही रह गया। तब लड़की मुस्कुराती है, कहती है ड्रेस अच्छी है ना, मुझ पर अच्छी लग रही है ना। तब बिरजू जी कहते हैं कि हाँ, ये तो आप पर बहुत ही फब रही है, आप बहुत सुंदर किसी राजकुमारी की तरह दिख रही हो। लड़की खुश हो जाती है, कहती है फिर चलिए चलिए मुझे आप घर तक छोड़िए। बिरजू जी उस लड़की को बिठाते हैं। फिर शीशे में जो कभी देखा नहीं करते थे, पीछे सवारी कौन बैठी है, कैसे देख रही है, क्या मतलब है, ये सब चीज़ों से अलग थी। लेकिन इस बार बिरजू जी बताते हैं कि बार बार मैं बैक मिरर को देखता था, मैं एक झलक उसको पाने के लिए बेताब रहता था। मैं चलाते हुए अब उसको निहारता रहा। ऐसा ना जाने क्यों हो गया था मेरे मन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं अपने गली के सामने खड़ा करता हूँ, कहता हूँ कि चलिए रात ज़्यादा हो गया है, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तब लड़की मना करती कि नहीं नहीं, आप थके होंगे, जाइए आप अपने घर पर आराम कीजिए और फिर हम मिलेंगे कभी ना कभी। अब उसके बाद में वो लड़की चली जाती है। लेकिन लड़की उनको ऐसा एक घाव देके जाती है, प्रेम का घाव, जिसके वो दर्द धीरे 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 अब बढ़ता जा रहा है। घर में आते हैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। मैं तो उसे एक साधारण सी लड़की समझा था, लेकिन देखो ना, जब वो सुंदर सा ड्रेस पहनी और उसका
अलग ही चेहरा मोहरा नजर आ रहा था। मैं तो ऐसे ही कल्पना करता था कि ऐसी मेरी पत्नी हो। देखो, मैं उस लड़की से मन ही मन प्यार करने लगा। अब वाकई में सारी रात वो सो नहीं पाए थे। मन में उसी का विचार चल रहा था कि मैं इस लड़की से दोस्ती जरूर करूंगा, इसको मैं पाने की कोशिश करूंगा। अपने मन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं और आखिरकार सुबह होते ही अपने काम पर जाना है। इसके बाद अब उस लड़की को झलक पाने के लिए एक दो बार उस गली में भी जाते हैं जिस गली में लड़की ने बताई थी, लेकिन वहाँ पर वो लड़की का दीदार नहीं होता है। फिर मन महसूस के अपने काम पर निकल जाते हैं। रात को आते हैं और फिर ऑटो खड़ा कर देते हैं वहाँ पर। उस गली के तरफ आगे एक आध चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। रात भी हो चुका है, कौन भाई अपने घर से अलग खड़ा होगा। आखिरकार मन महसूस के अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग में वही लड़की घूम रही है। ऐसा लगता है कि प्रेम का जो रोग है ना, बहुत आगे बढ़ चुका है। 3 दिन तक तड़पण के बाद में उस लड़की का दीदार नहीं हो पाता है। तीसरे दिन जब आप अपना ऑटो रिक्शा लेकर के आते हैं और वो 10:30 पौने 11 का वक्त था और उसी जगह पर अपना ऑटो रिक्शा रोकते हैं और जैसे ही रोकते हैं ना, वही लड़की जो पहले वाला ड्रेस था ना उसमें नज़र आती है, लेकिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जब उसका एक झलक देखते हैं ना तो अपने आप को रोक नहीं पाते। हाँ, कहते हैं मैडम जी, मैं तो आपके देखने के लिए बेताब हो गया था, आप थी कहाँ इतने दिन तक। लड़की आती है, अब बिना कोई सवाल जवाब किए उनकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। हाँ, कहती है कि आप मुझे एक जगह पर छोड़ दीजिए, जाना जरूरी है। अपने आप को रोक नहीं पाते हैं बिरजू जी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, और अपना ऑटो रिक्शा मोड़ते हैं और फिर उस लड़की के बताए हुए पते पर चलने लगते हैं। हृदय की गति उनकी तेज होती जा रही है। उनके दिल में जो चल रहा था ना, अब उस लड़की को बताने का कोशिश करने वाले थे, लेकिन शब्द निकल नहीं रहा था। तब एक सुनसान जगह पर अपना ऑटो रिक्शा रोक देते। लड़की कहती कि बिरजू जी, आपने यहाँ क्यों रोका? चलिए आगे चलिए, और भी जगह हैं, हम चल कर के आगे बात कर लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बिरजू जी एकदम जैसे चौंक से जाते हैं कि इसको भी पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, और फिर अपना ऑटो रिक्शा चलाने लगते हैं। लड़की एक सुनसान जगह पर फिर ले जाती है, रोड पर खड़ा कर देती है और कहती है, बिरजू जी, आगे ऑटो रिक्शा नहीं जाएगा, थोड़ा ही दूरी पर हमारे रिश्तेदार का घर है, आज जाना जरूरी है, क्या मेरे साथ में आप चलेंगे? बिरजू जी एकदम तैयार हो जाते हैं और वो जरा भी चिंता नहीं करते कि मेरा ऑटो रोड पर अकेला रहेगा, कहीं चोर चकार अपना हाथ साफ ना कर ले। अब उस लड़की के प्यार में इतने मतवाला हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। उस लड़की के साथ चलते हुए ये घर में वास्तव में पहुंचते हैं। घर बिल्कुल वीराने में बना हुआ दिखाई दे रहा है, अंधेरे में डूबा हुआ। लड़की जाके दस्तक करती है, तब दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद में अब घर में रोशनी भी हो जाता है। एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और वो बूढ़ी औरत भी घूंघट काट रखी थी, बस थोड़ा सा चेहरा उसका दिख रहा था जिसमें अब झुर्रियाँ सांप दिख रही थी, मतलब एज उसका काफ़ी था। अब इसके बाद वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती कि मेरा रिश्तेदार का घर है, शर्माइए मत, अपना ही घर समझिए, चलिए हम अंदर चलते हैं। अब इसके बाद प्रेम में पड़ करके और वो बिरजू जी उस लड़की के साथ घर में जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा घर, अब बस एक बूढ़ी औरत के अलावा उस घर में कोई नहीं है। आप बिरजू जी कोई सवाल भी नहीं पूछते हैं। लड़की उनको एक अकेले घर में लेके आती है जिसमें पलंग वगैरह बिछा हुआ है, सब कुछ महंगा सामान दिख रहा है। देखने में ही अब ये लग रहा है कि कोई अच्छे खासे रईस की घर है ये। लड़की उनको अब पलंग पर बिठाती कि बिरजू जी आप यहाँ बैठो। अब पास में बैठ जाती है। अभी भी बदन से उसकी खुशबू निकल रहा है, और खुशबू निकल रहा है तो बिरजू जी उस खुशबू में फंस चुके हैं। मन तो कर रहा था बिरजू जी की उस लड़की को बाहों में भर ले और प्यार करना शुरू कर दे। अपने आप को कैसे कंट्रोल किए थे बिरजू जी, अब उनका दिल ही जानता था। तब वो लड़की कहती कि हाँ बिरजू, तुम रास्ते में ऑटो रिक्शा रोके थे, तुम कुछ कहना चाहते थे। बिरजू जी तो अपने होश में नहीं थे, बस उनके मन में तो बस प्यार का गुबार भरा हुआ था। वो कुछ सोचते हैं ना विचारते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की कहने लगी कि बिरजू जी,
एक दो बार और सोच लो। अब देख लो क्या तुम इस प्यार को निभा पाओगे। देख लो, सोच लो और तब मुझे जवाब देना। बिरजू जी कुछ सोच नहीं रहे थे। कहने लगे कि मैडम, मैं आपके लिए हमेशा प्यार करता रहूँगा। हाँ, मैं एक बार हाँ भर लेता हूँ तो पीछे मैं हटता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो जो लड़की थी और भी उनसे वचन लेती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, और जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। बिरजू जी झट से तैयार हो जाते हैं। हाँ, तब लड़की बड़ा खुश हो जाती है। अब इसके बाद दोनों लोग प्रेमी प्रेमिका अब एक हो जाते हैं और उसी पलंग पर रात बिताते हैं। और सुबह होने से पहले लड़की उनको जगाती है और कहती है, बिरजू जी चलते हैं घर पर। अब ये तो मेरे रिश्तेदार का घर है ना। आप बिरजू जी अभी भी नहीं, आप उससे कोई सवाल जवाब करते हैं कि ये घर किसका है, इसमें एक बूढ़ी औरत के अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं है। कोई सवाल जवाब नहीं करते। जाते वक्त भी वो बूढ़ी औरत ही दरवाज़ा बंद करती है। अब इसके बाद बिरजू जी अपने कॉलोनी में आ जाते हैं और उसी जगह पर ऑटो रिक्शा रोकते हैं और लड़की फिर अपनी दूसरी गली में जा कर के गायब हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। बिरजू जी बड़ा खुश हो जाते हैं, अपने घर में आते हैं। जो उन्होंने सोचा था अब तो वो पा चुके थे, बड़ा खुश थे, नींद अच्छी आती है। इसके बाद सुबह जब होता है फिर वही मंजन करते हुए और नलके पर पहुंचते हैं। वहाँ पर सिर्फ चाचा बैठे हुए थे, कोई मरीज नहीं था। झाड़ फूँक करने वाला कोई मरीज आज आया नहीं था या लेट उठे थे, क्योंकि चाचा सुबह सुबह ये झाड़ फूँक का काम करते थे। खुला करने के लिए जाते हैं तो चाचा फिर बुलाते हैं, अपने पास में बिठाते हैं। अब उनके बदन को सूंघ करके कहते हैं कि बेटा, मैं तेरे को समझाया था ना, तो किसी प्रेतात्मा लड़की के चक्कर में पड़ गया है। बिरजू जी हंसने लगे और कहने लगे, चाचा कैसी बात करते हो, मैं कोई प्रेतात्मा लड़की के चक्कर में नहीं फंसा। अब मैं प्रेतात्मा को अब मैं समझता भी नहीं हूँ, ना मैंने आज तक देखा और ना समझने की कोशिश करता हूँ। प्रेतात्मा होती ही नहीं चाचा, आप तो बेवकूफ़ बनाते हो अपने जो भी मरीज आते हैं, उनसे आप झूठ बोल करके पैसा ऐंठते हो। अब ये नोक झोंक था ना, बहुत दिनों से चलता था और दोनों में से कोई भी बुरा नहीं मानता था, दोनों हंसते रहते थे, मजाकिया किस्म के। अब वो चाचा थे तो बुरा भी नहीं मानते थे और ना बिरजू भी उनकी बात का बुरा मानते थे। लेकिन चाचा सीरियस थे। चाचा कहने लगे, बिरजू तू मेरे बेटे के समान है, आज देख तेरा परिवार अगर यहाँ होता ना तो मैं तेरे परिवार से बात करता, लेकिन तेरा परिवार तो आगरा में है ना, मैं वहाँ तो जा नहीं सकता बेटा, तो मेरी बात को थोड़ा सीरियस ले ले। मुझे लग रहा है कि तू कोई प्रेतात्मा से निकट संबंध बना चुका है, मुझे इस बात को खुशबू मिल रही है बेटा। ये तेरे लिए सही नहीं है। प्रेतात्मा लालच देती है और तरह तरह का रूप अच्छा धर करके लोगों को भरमाती है, और उनका शिकार नौजवान लड़के ही होते जो अभी शादीशुदा नहीं होते। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, मैं तुझे एक ताबीज़ देता हूँ और अपने गले में डाल ले, उससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं देख रहा हूँ आज तो कुछ ज़्यादा ही खुशबू आ रही है। अब पूछते हैं कि बता, ऐसे कोई लड़की तेरी सवारी किया या फिलहाल तेरे कोई दोस्त बनी है। बताना तो चाहते थे बिरजू जी, लेकिन मजाक उड़ाने के डर से अब वो सब कुछ छिपा देते हैं। कहते नहीं चाचा, मैं आज तक किसी लड़की के चक्कर में पड़ा ही नहीं, आपने देखा नहीं, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। चाचा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है, तू सच नहीं बता रहा है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अगर मेरी बात मानेगा ना तो तू सही सलामत रहेगा, और नहीं तो अब सोच ले, प्रेतात्माएं किसी को होती नहीं बेटा, अपना मतलब हल करती है और फिर जिसके साथ वो संबंध बनाती है ना उसको ख़त्म कर देती है, अपना दास बना लेती है, सेवा भाव कराती है। लेकिन एक तरह से प्रेम का बुखार चढ़ा हुआ था बिरजू जी पर, वो चाचा का बात कहाँ सुनने वाले थे, नहीं सुनते हैं, फिर अपने घर में जाते हैं। अब चाचा क्या बोल सकते हैं, चुप रह जाते हैं। लेकिन अंदर से उनकी आत्मा बहुत डरी हुई थी। अब उनका ये जो बिरजू थे किराएदार थे और उनका माता पिता घर आगरा के पास में था, वो समझ रहे थे कि लड़का फंस चुका है, लेकिन करे तो क्या करे। अब वो मन में विचार लगाने लगे कि मैं इसका कैसे बचाव करूं, कोई उपाय सोच नहीं रहा था। लेकिन वो पीछा करने का मूड बना लिए थे। उनके पास में भी अब कुछ जो लड़के थे उनके पास में बाइक थी, जो किराएदार थे। अब अपने एक लड़के से कहते हैं कि देख ऐसे ऐसी समस्या है,
बिरजू किसी चक्कर में फंस चुका है और हम जानते हैं कि कुछ ही दिन का मेहमान है। अगर उस लड़की का साथ नहीं छोड़ता है तो वो मारा जाएगा। वही लड़की उसकी हत्या कर देगी, मार देगी, ख़त्म कर देगी, उस आत्मा को अपने पास में कैद रख लेगी। हमें उसको बचाना होगा बेटा। अब अपने किरदार जो लड़का होता है उसके पास बाइक होती है। अब उसको अब एक तरह से समझाते हैं, लड़का भी समझ जाता है और कहता है चाचा मैं आपका साथ दूंगा, जहाँ कहोगे मैं आपके साथ में चलूँगा। और तब कहते हैं कि ठीक है। अब इसके बाद जब शाम को आते हैं बिरजू जी अपने घर में, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार होते हैं। तब चाचा को लग गया कि बिरजू उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है। अब उस किरदार को बोलते हैं कि बेटा चल, वक्त आ गया है, हमें इसका पीछा करना है। बाइक तैयार हो चुकी थी। अब बिरजू जी अपना सज सवर करके जैसे दूल्हा कोई बनता है, नए नए कपड़े जूते पहन करके, बाल वाल कंघी करके हीरो के माफिक अब अपने ऑटो रिक्शा पर जाते हैं। जा करके अब वहाँ पर कुछ देर रुकते हैं और पीछे ही वो लोग तैयार खड़े हुए थे कि कब ऑटो रिक्शा निकलेगा, कहाँ वो मिलेगी प्रेतात्मा। अब वो तो तांत्रिक चाचा थे, उनको तो सब पता था। वो समझ गए कि वो प्रेतात्मा ऑटो रिक्शा के अंदर बैठी हुई है। खुशबू आ गई थी लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे, उसकी खुशबू को महसूस कर रहे थे। उस वक्त में आखिरकार ऑटो रिक्शा चल पड़ा था और वो एक बियाबान जंगल जंगल तो नहीं कह सकते, जगह ही कह सकते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक आबादी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था। वहाँ पर मेन रोड पर जो रोड थी वहाँ पर ऑटो रिक्शा रुक जाता है। अब बिरजू जी अकेले ही अब वो उस घर की तरफ जा रहे हैं। तब किराएदार लड़का बोलता है कि बिरजू तो जा रहा है चाचा, क्या हम उसको रोकें? तब चाचा कहते हैं कि नहीं बेटा, वो जाने दो, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। हमें पता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो अकेले नहीं बेटा, ना तो मुझे भी नज़र आ रहा है ना तुझे भी नज़र आ रहा होगा। उसके साथ में एक प्रेतात्मा लड़की है जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। आज लग रहा है कि बिरजू का कांड होने वाला है और हम पूरी तैयारी में बेटा। हम आज बिरजू को जरूर बचाएंगे और उस प्रेतात्मा लड़की को उससे दूर करेंगे। तू तैयार है ना? तब किरदार लड़का जिसकी बाइक थी कहने चाचा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इंतज़ार करने लगते हैं। जब बिरजू उस घर में चले जाते हैं तब चाचा कहते हैं कि चल बेटा बाइक यहीं रहने दे और हम चलते हैं। अब अंधेरा भी हो चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद पूरा घर का वो चक्कर काटते हैं। एक ही दरवाज़ा था उसमें एक पीछे में खिड़की थी और तीसरा कोई देखने का गुंजाइश भी नहीं थी, और खिड़की भी थी ना उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वो भी अंदर से बंद था। कई चक्कर काट चुके थे, आखिर उस घर में कैसे प्रवेश किया जाए, लेकिन अब इंतज़ार करना था। चाचा कहने लगे कि देख बेटा हमें आधी रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो कांड होगा ना आधी रात के आसपास होगा। मुझे पता है आज पूर्णवासी की रात है, आज वो इसकी काम तमाम करने वाली है। मुझे एहसास हो चुका है। तो डर तो नहीं रहा है ना? किरदार लड़का कहता है कि नहीं चाचा, जब आप हो तो मुझे किस बात का डर है। अब इसके बाद वो लोग अब जब आधी रात होने का इंतज़ार करते हैं, अब वही होता है। आधी रात के बाद वो बड़ा सा गेट खुल जाता है। अब बिरजू जैसे सजे सवरे थे वैसे ही थे, दरवाजे के बाहर निकलते हैं। अब फिर एक सुनसान पतली सी रोड पर, रोड नहीं कर सकते उसको, अब एक पैदल मार्ग था और उस पर चल देते हैं। अभी भी वो अकेले दिखाई दे रहे हैं। चाचा छिपे हुए वो लड़के के साथ में, वो एकदम इंतज़ार कर रहे हैं कि सही जगह पर जब बिरजू पहुंच जाए तब हम अपना कार्रवाई शुरू करें। वो चलते चलते वो लोग पीछा करते हुए एक कुएं के पास में आके बिरजू जी रुक जाते हैं। वहाँ पर बिरजू के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है, ना तो कोई प्रेतात्मा ना कोई ऐसा भूत प्रेत जो बिरजू के पास में खड़ा हो। अब बिरजू जी उस कुएं के मुंडेर पर आके खड़े हो जाते हैं और कुएं की तरफ झांकने लगते हैं। जैसे ही लगता है चाचा को कि अब बिरजू जी उस कुएं के अंदर छलांग लगाने वाले हैं, और उसी वक्त चाचा अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे ही तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है ना, वहाँ पर एक प्रेतात्मा लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल बिरजू के बगल में खड़ी है, बिरजू के हाथ पकड़े हुए है। शायद बिरजू को लेकर के उस कुएं में छलांग लगाना चाहती थी। और उसी वक्त तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है।
जैसे ही प्रयोग होता है ना, वो प्रेतात्मा तो कुएं में छलांग लगा देती है, जोर से चीख मारती हुई। और चाचा और वो किराएदार लड़का दोनों बिरजू को थाम लेते हैं। अब बिरजू बिल्कुल बेहोशी में है, उनका आंख बंद है, ऐसा लग रहा है कि वो गहरी बेहोशी में जा चुके हैं। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से उठा करके रोड तक ले आते हैं, बिरजू को होश में लाने की कोशिश करते हैं, और तब बिरजू होश में आते हैं। होश में आने पर अब देखते हैं चाचा को उनका पड़ोसी किराएदार लड़का अच्छी तरह से जानते थे, और देख के चौंक जाते हैं कि आप लोग कौन, यहाँ पर कैसे आए, और मैं यहाँ पर कैसे आया। अब यही सवाल पूछते हैं चाचा कि तुम बेटा यहाँ पर कैसे आए, इस बियाबान जगह पर तुम क्या कर रहे थे, और उस कुएं के पास में तुम क्यों छलांग मारने वाले थे। सब कुछ एक एक करके सारे चीज़ जो पोल पट्टी होता है उस प्रेतात्मा को खोलने लगती है। हाँ, जब पूरी बात बताते हैं चाचा कि देखो, जिस तुम लड़की से प्रेम करते थे ना, वो लड़की तुम्हें जानबूझ के फंसाई थी, तुम्हारी जान लेना चाहती थी, उसी कुएं के अंदर डुबो करके तुम छलांग मारते और तुम्हारी मौत पक्की थी। एक एक बात चाचा बता देते हैं, और वो ऐसा बहुत लोगों के साथ में कर चुकी है। हाँ, मैं अब उसकी महक को पहचान गया था। अब मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, लेकिन तुम तो उस लड़की के प्रेम जाल में ऐसे फंसे हुए थे कि मैं जो कुछ बोल रहा था तुम्हें लग रहा था कि चाचा मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसी शक्ति होती नहीं बेटा। आज अब तुम महसूस कर चुके होगे कि ये शक्ति होती है ना। आज तब जो बिरजू थे वो डर गए थे। हाँ, कहने लगे चाचा मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, वास्तव में मैं ऐसा था नहीं। ना जाने उस लड़की की आंखों में क्या था कि उसके प्रेम जाल में मैं फंस गया था। आगे से ऐसे कभी गलती नहीं करूँगा। और उसी वक्त जो चाचा थे एक ताबीज़ अब बिरजू के गले में डाल देते हैं। हाँ, कहते हैं बेटा अगर ये ताबीज़ तू पहन लेता ना जब मैं तेरे से बोला था, तो ये नौबत ही नहीं आती। वो प्रेतात्मा तेरे से बहुत दूर रहती, तेरे नज़दीक भी नहीं आती। चल, अभी से समझ गया तो अभी से सही। अब इसके बाद वो बिरजू जी की जान बच जाती है। घर में आते हैं और चाचा का पहले से ज़्यादा इज्जत करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बिरजू जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।